गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी अभी पिछले लेक्चर में जस्ट स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। तो हम अब उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्या क्या चीज़ें थी? दो प्रकार की सेल थी, कह सकते हैं रंध्र की संरचना दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट सेल है गार्ड सेल। कौन सी? गार्ड सेल। याद करो, हम लोगों ने डाइकॉट के केस में अभी अभी एक डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का, ऐसे, जिसकी जो इनर वॉल थी वो थिक थी, ऐसे, आउटर वॉल थिन है। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंस है, ऐसे। और इसमें हम लोगों ने बनाई है ऐसे कुछ रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना, ऐसे। और ये बनाई थी सब्सिडरी सेल, ऐसे। ऐसे, है ना। तो गार्ड सेल में क्या क्या था? ये गार्ड सेल है, इनकी संख्या हमेशा दो होती है। नंबर वन, इनकी संख्या हमेशा दो, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट। डाइकॉट में यह किडनी अथवा सैम के बीज, सैम के बीज आकृति की तथा मोनोकॉट में यह डंबल, कैसे? डंबल से विशेष रूप से घास में, है ना, मोनोकॉट ब्रैकेट में घास भी लिखनी है, घास में खासतौर से डंबल शेप होती है। अच्छा, इनकी आंतरिक भित्ति मोटी तथा बाहरी
पतली होती है, होती है, ठीक है। अरीय सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, जो रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। मतलब कहा जाता है कि जब ये टर्गर प्रेशर बढ़ता है, तो टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो रंध्र खुलते हैं, वो मोटी भित्ति के कारण होता है। देखो मैं इसे समझा देता हूँ। एक्चुअली टर्गर प्रेशर जब बढ़ता है, पानी जब अंदर आता है इसके अंदर, तब रंध्र खुलते हैं एंडोऑस्मोसिस के टाइम पर। एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस होगी तो टीपी क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज। तो क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन, ऐसी परिस्थिति में ये स्टोमेटा खुल जाएंगे। क्लियर। अब सोचो, कायदे से जब टर्गर प्रेशर बढ़ना है तो इसको बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, टीपी कम होता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों, मोटी भित्ति के कारण। जैसे घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि गुब्बारे हैं, दो गुब्बारे लो, उनके एक साइड में टैप लगा दो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो टैप आते हैं वो लगा दो, फिर उन्हें फुलाओ। तो जो टैप वाला भाग है वो एक्सटेंड नहीं होगा और उस जगह से वो गुब्बारे इस तरीके की शेप में आ जाएंगे। तो हवा भरने का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे सेल के अंदर पानी की एंट्री, पानी के जरिए जैसे जैसे एंट्री होती है सेल में रिजिडिटी आती है, हार्डनेस आती है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि गुब्बारे में अपन हवा एंटर करते हैं तो उसमें हार्डनेस आती है। तो इसकी इनर जो थिक वॉल है उस वजह से ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। और याद रहे, इस खुले हुए भाग को हम कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं, स्टोमा। इसे हम कहते हैं रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र के नाम से जानते हैं या स्टोमा कहते हैं। अच्छा, आगे बाहरी भित्ति मोटी आंतरिक ही हो गई है ना। इनकी कोशिका, कोशिका में हरित लवक क्या पाए जाते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तथा केंद्रक उपस्थित रहता है, ठीक है। ऐसे अब इनका जो मध्य का जो छिद्र है जिससे कि गैसियस विनिमय होता है उसे हम स्टोमा कहते हैं, है ना। दोनों रक्षक कोशिका के मध्य
छिद्र स्टोमा, क्या स्टोमा या रंध्र छिद्र कहलाता है, या रंध्र छिद्र कहलाता है। ठीक है, रंध्र छिद्र कहलाता है। और इसका काम क्या है? जो गैसीय विनिमय संपन्न करता है, गैसीय विनिमय संपन्न करता है। अच्छा, अब अगली जो सेल है वो है सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल, और ये सब्सिडरी सेल क्या है? ये बाहर की जो सेल्स हैं ये सब्सिडरी सेल्स, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये अलग अलग हो सकती है। संख्या के बेसिस पर, अरेंजमेंट के बेसिस पर पहले स्टोमेटा के टाइप पढ़ाए जाते थे। सिम्पैट्रिक, पैरा पैट्रिक स्टोमेटल, ऐसे एसिमेट्रिक स्टोमेटा, ऐसे। तो कह सकते हैं यह है पतली भित्ति युक्त मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जिनकी संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है। मतलब ये निश्चित नहीं है। क्लियर? अच्छा, इनमें क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है इनमें, एक केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, हाँ, कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी पाया जाता है। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, ये अलग अलग हो सकती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है और ये ठीक इससे अटैच होते हैं, क्योंकि पानी का एक्सचेंज इन्हीं के साथ ये गार्ड सेल करती है ना। इनका काम क्या है? सब्सिडरी सेल रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक होते हैं। सेल या जल का विनिमय करते हैं। रक्षक कोशिका के साथ जल का विनिमय करती हैं।
विनिमय करती हैं, जिससे रंध्रों में क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रक्रिया होती है। क्लियर? ऐसे अगर ये एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे अब आप रंध्रों के प्रकार में जाएंगे। टाइप ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के प्रकार। टाइप ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा, रंध्रों के प्रकार, है ना। जैसे नंबर 1, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, है ना। फोटो का मतलब है लाइट। क्या? फोटो का मतलब प्रकाश, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो ज़्यादातर स्टोमेटा क्या होते हैं, जब लाइट आती है, पत्तियों पर लाइट पहुंचती है तो ये ओपन होते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को हम फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। ज़्यादातर जो पौधों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो कहीं ना कहीं ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। तो कह सकते हैं यह रंध्र दिन के समय खुलते हैं तथा रात्रि में बंद रहते हैं। ऐसे रात्रि में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद रहते हैं। ऐसे उदाहरण अधिकांश पौधों के रंध्र, ज़्यादातर प्लांट में ऐसे ही होते हैं। अब एक होते हैं स्कोटोएक्टिव। स्कोटोएक्टिव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। फोटो एक्टिव तो नॉर्मली चलो ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन स्कोटो एक्टिव कुछ खास है। ये रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, और इनकी प्रेजेंस कुछ खास प्लांट में ही पाई जाती है। जैसे कि आपके प्लांट हैं केम प्लांट। केम प्लांट में ये सब स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये एक खास तरीके का अडेप्टेशन है, और ये अडेप्टेशन इन पौधों के सर्वाइवल में हेल्प करता है। स्कोटोएक्टिव, है ना, स्टोमेटा। इनके लिए कहा जाता है यह
रात्रि नाइट में खुलते हैं तथा दिन के समय बंद रहते हैं। बंद रहते हैं ऐसे। उदाहरण केम प्लांट। कौन से? केम प्लांट। अभी हो सकता है आप केम प्लांट को ना जाने। केम प्लांट में जैसे केम प्लांट में नागफनी आता है। क्या? नागफनी। ये इसी को हम कैक्टस भी कहते हैं। कैक्टस। ये केम प्लांट। केम प्लांट का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाई जाएगी तब हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या है। एक्चुअली इन पौधों ने अडप्टेशन कर रखा है जिसके तहत ये नाइट में मैलिक एसिड बनाते हैं और दिन के समय मैलिक एसिड को ये ब्रेक करते हैं, उससे CO2 प्रोड्यूस करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करने के बाद ये उस CO2 का उपयोग अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, तो ये फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा हो गए। अब एक खास स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सनकेन स्टोमेटा। क्या कहते हैं? सनकेन। अब ये सनकेन स्टोमेटा क्या है? गर्ती रंध्र बोले जाते हैं। ये बड़ा खास है। NCERT में डायवर्सिटी वाले हिस्से में ये लिखा है। जिम्नोस्पर्म वाले हिस्से में कहा गया है कि जिम्नोस्पर्म और जीरोपेटिक प्लांट है ना, दे हैव थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा। तो एक गर्तीय रंध्र, गर्तीय रंध्र है ना, गर्तीय रंध्र इंग्लिश में हम कहते हैं सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा। ठीक है, ये हैं गर्तीय रंध्र, सनकेन स्टोमेटा। अब होता क्या है, जैसे मान के चलो एक लीफ है। क्या है? एक लीफ है ऐसे। तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे पिट बनते हैं। ये इसकी एपिडर्मिस हो गई कुछ इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, इन जगहों पर। यहाँ इस जगह आपको स्टोमेटा नजर आते हैं ऐसे, और बाकी है एपिडर्मिस है ऐसे, है ना। ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ये एज इट इज इसका जाइलम फ्लोएम रीजन हो गया ऐसे। मीजोफिल सेल हो गए कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये लीफ है, लीफ की एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे पिट बनते हैं और पिट में जाके स्टोमेटा अरेंज हो जाते हैं। तो ये तो है इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो फिर ये हैं इनके ये सनकेन स्टोमेटा ऐसे।
सनकन स्टोमेटा इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। अच्छा, सनकन स्टोमेटा जहाँ होंगे वहाँ याद रखना है एक क्यूटिकल भी पाई जाएगी, ऐसे एक थिक क्यूटिकल कुछ इस तरीके से। तो इसे हम कहेंगे क्यूटिकल, क्यूटिन सब्सटेंस की बनी होती है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यह पत्तियों के अंदर, पत्तियों की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम संपन्न होता है, कम से कम संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि अंदर है। अंदर होने से क्या होता है कि इन पर क्लाइमेटिक कंडीशन सीधे सीधे इफेक्ट नहीं डालेंगे। जैसे मान के चलो तेज़ हवा है तो अपन किसी खड्डे में बैठ जाते हैं, गड्ढे में बैठ जाते हैं, है ना, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो खड्डे में कम से कम एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, और क्या, गर्तीय कह सकते हैं, ये एक्चुअली जीरोफाइट प्लांट का अनुकूलन है। तो कह सकते हैं मोटी क्यूटिकल, क्यूटिकल ये इम्पोर्टेंट है। मोटी क्यूटिकल तथा गर्तीय रंध्र, मरुद्भिद पौधों का अनुकूलन अथवा विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर। इनकी प्रेजेंस में ही जीरोफाइट प्लांट मिनिमम ट्रांसपिरेशन को शो करते हैं। याद करो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है मैक्सिमम अडेप्टेशन फॉर मिनिमम ट्रांसपिरेशन, तो वो ये अडेप्टेशन हम समझ सकते हैं मरुद्भिद में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सनकन स्टोमेटा हो गए, गर्तीय रंध्र हो गए, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा हो गए, फोटोएक्टिव स्टोमेटा हो गए, है ना। इन सबको याद रखना काम के हैं। ओके, गुड। जैसे एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा जा सकता है कनेर, कनेर जानते हो, इंग्लिश में इसे नीरियम कहते हैं, नीरियम। आपने देखा होगा जो हाईवे पर जाते हैं तो डिवाइडर पर प्लांटेशन की जाती है, उनमें एक येलो फ्लावर उत्पन्न करने वाले प्लांट होते हैं, वो कनेर का प्लांट होता है। पीले फूल आते हैं ऐसे घंटी जैसे, है ना। तो कह सकते हैं कनेर की पत्ती की दोनों एपिडर्मिस भाग में ये सनकन स्टोमेटा होता है, सनकन स्टोमेटा
होते हैं ऐसे, दोनों एपिडर्मिस में, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो, ये खास बात। अब और हम टाइप पढ़ेंगे इनकी पोजीशन के बेसिस पर। आखिर स्टोमेटा ये एनसीईआरटी में भी है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो ऐसे। टाइप ऑफ स्टोमेटा, टाइप्स ऑफ stomata on the basis of position, मतलब स्थिति, इन लीव्स। आखिर लीव्स में इनकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पर, है ना। तो सबसे पहला है एपिस्टोमैटिक लीफ, है ना। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, ऊपरी रंध्रीय पत्ती, ऊपरी रंध्रीय पत्ती। ऊपरी रंध्रीय पत्ती का मतलब है कि ऐसी पत्तियां जिनकी सिर्फ ऊपरी एपिडर्मिस पर रंध्र पाए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एपिस्टोमेटिक लीव्स। और ये यूनिक करैक्टर होता है हाइड्रोफाइट्स का। अब आप समझिए, देखो बायोलॉजी में क्या होता है, हर चीज़ की एक वजह होती है, उस वजह को हमें समझना होता है। तो जैसे मान के चलो एक कमल का पौधा आपने कभी देखा हो, पानी के ऊपर सरफेस पर ऐसे तैरता रहता है, तो निचली सतह क्या होती है, पानी के संपर्क में होती है। तो पानी के अंदर गैसियस विनिमय, गैसों का विनिमय, O2 CO2 का एक्सचेंज ये पौधे नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने स्टोमेटा को ऊपरी सतह पर बनाया, जहाँ से वो वायुमंडल से O2 CO2 का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इसे एक टाइप भी कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है क्या, लिली टाइप, क्या लिली टाइप, ऐसे, ये बड़ा खास कह सकते हैं। जब रंध्र पत्ती की सिर्फ ऊपरी एपिडर्मिस भाग में होते हैं, क्लियर, ऊपरी एपिडर्मिस भाग में होते हैं, तो इसे हम ऊपर रंध्रीय पत्ती कहते हैं। उदाहरण जलोद्भिद पौधे, जलोद्भिद पौधे, जैसे कमल, सिंघाड़ा आदि, कमल सिंघाड़ा आदि, है ना। दूसरी है हाइपोस्टोमेटिक लीफ, हाइपोस्टोमेटिक लीफ, अधोरंध्रीय पत्ती, अधो मतलब नीचे, अधोरंध्रीय पत्ती
अधोरंध्री का मतलब है जो इसमें सिर्फ निचली सतह पर पाए जाएंगे। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब लोअर, स्टोमेटिक का मतलब स्टोमेटा, और लीफ का मतलब लीफ है जब रंध्र पत्ती की सिर्फ निचली सतह पर होते हैं। इसमें सिर्फ लोअर सरफेस पर पाए जाएंगे, है ना, और ये खास है और इनकी उपस्थिति सिर्फ एप्पल में पाई जाती है। एप्पल में समझिए, एप्पल कहाँ होते हैं? हिमाचल, जम्मू कश्मीर साइड में, वहाँ पर बर्फ़ रहती है। कहा जाता है अपर साइड में पत्ती की हमेशा बर्फ़ की एक लेयर रहती है और इसलिए अपर साइड में वो गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकते और इसलिए इनका एक अनुकूलन कर रखा है, अडप्टेशन कर रखा है, जिससे कि वो निचली सरफेस से ही गैसियस विनिमय करते हैं, है ना, सतह पर होते हैं। तो उदाहरण के नाम पर क्या, उदाहरण एप्पल मतलब सेब, प्लांट, है ना। इसमें जो स्टोमेटा टाइप है वो क्या है? स्टोमेटा टाइप एप्पल टाइप, कैसा? एप्पल टाइप। इसे लिली टाइप कहते हैं, इसे एप्पल टाइप कहते हैं, एप्पल टाइप स्टोमेटा, ऐसे। अब जो पढ़ोगे वो एनसीईआरटी में लिखा है, वो मोनोकॉट डाइकॉट के लीव्स का कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो अब इनमें एक और टाइप है, तीसरा, थर्ड टाइप है एम्फीस्टोमेटिक लीव। क्या? एम्फीस्टोमेटिक लीव, एम्फीस्टोमेटिक लीव। एम्फीस्टोमेटिक लीव का मतलब होता है उभयरंध्रीय पत्ती। हिंदी में क्या कहोगे? उभयरंध्रीय पत्ती, एम्फीस्टोमेटिक लीव, है ना। अब इसमें से दो टाइप है, एक है एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव। क्या? एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव, एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव। आइसो का मतलब होता है समान, इसका मतलब होता है समान रंध्रीय, समान रंध्रीय। एम्फी का मतलब उभय। तो पत्ती की दोनों सरफेस पर जब रंध्र लगभग समान होते हैं तो इसे हम कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक लीव, एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव। तो इसका जो टाइप है वो क्या है? वो ओट टाइप, ओट टाइप। ओट टाइप का मतलब होता है जई, जई का मतलब होता है मोनोकॉट। क्या?
मोनोकॉट, ऐसे जई का सीधा मतलब होता है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में जो रंध्र होते हैं उसकी दोनों पत्तियों पर लगभग रंध्र की संख्या समान होती है ना, कह सकते हैं। जब रंध्र पत्तियों की दोनों एपिडर्मिस पर लगभग समान संख्या में होते हैं, समान संख्या में होते हैं, तब उभय समरंध्रीय पत्ते पाई जाते हैं। है ना। इसका टाइप ओट टाइप हो गया। अच्छा, मोनोकॉट में ऐसा होता है ओट टाइप। उदाहरण के नाम पर अधिकांश एक बीजपत्री पौधों की पत्ती, मोनोकॉट लीफ। अब इसी का सेकंड टाइप है, ये एनसीईआरटी में लिखे हैं, है ना। सेकंड टाइप एम्फीएनाइसो, स्टोमैटिक लीफ, है ना। इसे क्या कहोगे, उभय विषम रंध्रीय पत्ते, उभय विषम रंध्रीय पत्ते, ऐसे। इसका टाइप क्या होगा, टाइप आप समझ लो, ये है पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप स्टोमेटा बोले जाते हैं। हाँ, पोटैटो का मतलब क्या हो गया, डाइकॉट प्लांट। तो इसमें पोटैटो, उसमें ओट, इसमें एप्पल, इसमें लिली क्या है, हाइड्रोफाइट, जलीय पौधा है, जलोद्भिद। क्लियर, जलोद्भिद प्लांट, है ना। तो कह सकते हैं जब रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर ऊपरी एपिडर्मिस की अपेक्षा ठीक है,
जब रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर ऊपरी एपिडर्मिस की अपेक्षा अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है, तब हम उभय विषम रंध्रीय पत्ती कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण हम वही मानेंगे, डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट में मेजॉरिटी में जो स्टोमेटा की पोजीशन है वो लोअर एपिडर्मिस में। क्लियर? तो ये चीज़ है, ये स्टोमेटा के हम टाइप्स स्टडी कर रहे हैं। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये खास इसलिए है क्योंकि आपने एनसीईआरटी में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये हम चीज़ों को समझेंगे। क्लियर? ये है बात। अब यहाँ पर बात की जा सकती है कि आखिर स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रोसेस क्या है। तो हमने अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा है। हालांकि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आप लोग एनाटॉमी में पढ़ते है ना, हमने आपको यहाँ बता दिया। एनाटॉमी में आप इन्हें डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर? एनाटॉमी में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है तो वहाँ पर इनकी स्टडी की जाएगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, ये लीफ कहाँ पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, है ना। अब यहाँ पर हम एक बार ये बात समझ लेते हैं, आखिर स्टोमेटा खुलते और बंद होते कैसे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा, है ना। ठीक है, ये मैंने आपको स्पष्ट लिख दिया है, तो कुछ भी ऐसे डाउटफुल कंडीशन नहीं है इसके अंदर, आसानी से बातें समझ में आ जाती है। ओके, यस। तो अब हम कह सकते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म, ऐसे लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग प्रोसेस क्या है? तो कहा जाता है कि जब स्टोमेटा एक कंट्रोल प्रोसेस है। स्टोमेटा खुलते हैं, बंद होते हैं, ये एक बाकायदा एक कंट्रोल प्रोसेस है। इसे हार्मोन भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में मुख्य रोल होता है टर्गर प्रेशर का, स्फीति दाब। पानी अगर कंसंट्रेशन में बढ़ गया तो फिर वहाँ पर स्टोमेटा खुल जाएंगे, और पानी कम हो गया तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो समझ सकते हैं रंध्रों में नियंत्रित खुलने व
बंद होने की प्रक्रिया पाई जाती है। क्लियर? खुलने व बंद होने की एक नियंत्रित प्रक्रिया पाई जाती है ना। रक्षक कोशिका गार्ड सेल का टीपी मान, कौन सा मान? टीपी मान, टारगेट प्रेशर मान मुख्य भूमिका निभाता है। अगर टारगेट प्रेशर बढ़ गया तो रंध्र खुल गए, और टारगेट प्रेशर कम हो गया तो रंध्र बंद हो गए। अच्छा, और याद करो, एक पॉइंट और लिख दो जो रिपीट कर रहा हूँ मैं। आंतरिक मोटी भित्ति इसकी गार्ड सेल की, ठीक है, तथा माइक्रोफाइब्रिल का रक्षक कोशिकाओं में व्यवस्थित होना इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। में सहायक होते हैं, ठीक है। रेडियल फॉर्म में इनका अरेंजमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और उस बेसिस पर क्लोजिंग ओपनिंग प्रोसेस इनमें पाई जाती है। क्लियर? ये याद करो, देखो ये है स्टोमेटा, ऐसे। अब आप देखो, आंतरिक जो भित्ति है वो मोटी है, क्लियर, ऐसे, और बाहरी पतली है। बाहर कौन है? ऐसे, ऐसे। अब जब एंडोऑस्मोसिस होती है यहाँ से, एंडोऑस्मोसिस, क्या? एंडोऑस्मोसिस, तो क्या होगा? टीपी इंक्रीज, स्टोमेटा ओपन, ठीक है, स्टोमेटा खुल जाएंगे। अगर यहाँ से एक्सोऑस्मोसिस हो गई, क्या हो गई? एक्सोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा? टीपी डिक्रीज, कम हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज,
जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो वो ऐसे पास पास सरफेस में आ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने टैप वाला एग्जांपल दिया है, उससे हमेशा याद रखना कि टर्गर प्रेशर अगर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ता है तो फिर एंडोस्मोसिस होगी, रक्षक कोशिका का पानी इसमें चला आएगा और इसमें जब आएगा तो ये फूलना शुरू होगी। चूँकि यहाँ पर आपने वो भी देखे थे, उनका भी अपना रोल है, किसका, ऐसे रेडियल वैस्कुलर, ऐसे, ये अपनी एनसीईआरटी के इसी हिस्से में एक्सप्लेन किए गए हैं, ज़रा आप देख लें ऐसे। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेलुलोज के, ये कांटेक्ट और रिलैक्स होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इनमें खुलने और बंद होने में आसानी होती है। तो मोटी भित्ति अगर नहीं होती तो सोचो यहाँ पर रंध्र कभी खुलते ही नहीं, ये ऐसे गुब्बारे की नुमा आपस में जुड़ जाते हैं। सपोज गुब्बारे हैं, इनमें अगर एयर एंटर कराता है तो ये तो ऐसे फूल जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ऐसे एयर की एंट्री दी है अपन ने। तो सोचो ये तो यहाँ पर खुलने की जगह बंद हो गए और टाइटली बंद हो जाएगी। लेकिन अगर अपन यहाँ पर एक थिक टैप लगा दें एक साइड में, तो फिर कभी भी ये इस टाइप का एटीट्यूड शो नहीं करेंगे और खुलने बंद होने के प्रोसेस को दर्शाएंगे। इस हिस्से को कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं, स्टोमा। स्टोमा के जरिए क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है और फिर इनमें क्लोजिंग ओपनिंग प्रोसेस पाए जाते हैं। हम आपको ये अभी जस्ट क्लोजिंग ओपनिंग की बात बताई, मैंने टाइप की बात बताई आपको, है ना। इसके बाद में हम लोग इसकी कुछ थियरीज दी गई, उन्हें पढ़ेंगे और फिर है फैक्टर अफेक्टिंग टू ट्रांसपिरेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। क्लियर, ऐसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ेंगे। क्लियर, ऐसे। थैंक यू।